हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था खिलजी वंश के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की, जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुगलक वंश जो शासन करता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो देखते हैं इसके बारे में। तो तुगलक वंश क्या था? तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम जाट राजवंश था, जिसने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। इसकी जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी। अगर तुगलक वंश के शासकों की बात करें तो जो सबसे पहला इसका शासक था वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही था, जिसने इसकी स्थापना की और 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जो 1325 से 51 तक रहता है। फिर फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, जो 1351 से लेकर 88 तक रहता है। यही तीन इंपॉर्टेंट शासक हैं जो इस वंश में हुए। इसके बाद जितने भी शासक हुए उनका जो शासन काल था वो बहुत ही कम समय का रहा। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो था गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, उसके बाद अबू बकर शाह, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह और उसके बाद में सबसे अंत में नसरुद्दीन महमूद, जिसने 94 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया। अब क्या था, 1312 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो जो तुगलक वंश था वो 1312 ईस्वी में ही समाप्त हो चुका था। सॉरी, 1412 ईस्वी में, यहाँ 1400 आएगा, 1412 ईस्वी में ही समाप्त हो चुका था उसकी मृत्यु के साथ। लेकिन जो वहां के अमीर थे उन्होंने क्या किया, एक दौलत खान नाम का व्यक्ति था, उसको शासन करने के लिए बुलाया, जिसने 1414 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद 1414 में फिर लोधी वंश सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो इनका जो शासन काल था सभी का मिला के वो लगभग 94 वर्ष था। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह वंश था, जिसने कुल 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसके साथ साथ ये तुर्की राजवंशों में अंतिम राजवंश था, क्योंकि इससे पहले के शासक भी तुर्क थे, लेकिन जो इसके बाद के शासक बनते हैं, जो सैयद थे या जो लोधी थे, वो तुर्क नहीं थे। तो तुर्की राजवंशों में यह अंतिम राजवंश था, क्योंकि सैयद तुर्क नहीं थे। इसके बाद सैयद वंश के बाद जो लोधी वंश आता है वो भी तुर्क नहीं थे, वो अफगान थे। इसके अलावा जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो के अनुसार जो तुगलक वंश के शासक थे वो मिश्रित जाति के थे। तो देखते हैं सबसे पहले इसके पहले शासक के बारे में, जो कि है गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी जो उपाधि थी वो थी गाजी। अगर आपको याद होगा तो जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, महमूद गजनवी, उसने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी। और साथ ही साथ क्योंकि वो मूर्ति को तोड़ने वाला था, तो साथ ही साथ उसने मूर्ति भंजक की उपाधि भी धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। इसका जो प्रारंभिक नाम था वो तुगलक गाजी था। अलाउद्दीन द्वारा सीमा रक्षक का पद इसको दिया गया था, यानी कि जिस टाइम पे अलाउद्दीन शासक था उस टाइम पे ये उसके टाइम सीमा रक्षक का पद संभालता था। मंगोल सीमा के अंतर्गत क्षेत्रों से राजस्व वसूलने के कारण अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था। इसने क्या किया कि मंगोलों की सीमा के अंदर जाकर भी राजस्व वसूला था, यानी कि जहां तक मंगोल ये दावा करते थे कि यह हमारी सीमा है और वो दिल्ली सल्तनत का एरिया था, तो वहां पर जाकर भी इसने राजस्व वसूला था, जिससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था। इसके अलावा मंगोलों के विरुद्ध इसने 29 बार विजय प्राप्त की थी। साथ ही मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे मलिकुल गाजी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला यह पहला शासक था, यानी कि जब यह शासक बना तो इसके विरोध में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसी के बारे में एक कथन है कि वे उसका हाथ पकड़कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। ऐसा प्रोफेसर हबीब उसके राज्यारोहण के समय पर कहते हैं। इसके बाद है, ये जब राज्यारोहण इसका हो जाता है और ये जब गद्दी पर बैठता है तो ये कहता है कि अलाउद्दीन की कृपा से मैंने ये पद प्राप्त किया है, तुम जहां हो मुझे देख रहे हो। यह जो कथन है गयासुद्दीन तुगलक का है, जो अलाउद्दीन के प्रति अपनी जो कृतज्ञता होती है उसको दिखाने के लिए ये कहता है। इसके अलावा बलबन की भांति ये अपने पुत्रों को उपाधियां भी देता है। जैसे आपको पता होगा कि बलबन जो था उसको ईरानी रीति रिवाज पसंद थे, इसलिए उसने अपने पोतों का नाम ईरानी परंपरा या ईरानी नाम रखे थे उसी तरह से, और उनको उपाधियां भी दी थी। उसी तरह से इसने अपने पुत्रों को उपाधि दी। जो इसका पुत्र था जूना खां, जो इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है, उसको उलूग खां की उपाधि प्रदान की। और साथ ही साथ जो बहराम खां था उसको किशलू खां की उपाधि भी प्रदान की। प्रथम प्रतीक उसने खोकर सरदार गुलचंद से प्राप्त किया था।
आगे देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार देखते हैं। इसका शासनकाल तो ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जितना भी इसने शासन किया उसमें जो भी इसने प्रशासनिक सुधार किए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण ना हो। ये कथन आमिर खुसरो का है इसके विषय में। इसके अलावा वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था, यह कथन भी आमिर खुसरो इसके बारे में कहता है। यानी कि जो भी काम करता था काफी सोच विचार के और अच्छा ही करता था। आगे है जागीरों की गोपनीय जांच इसने कराई और जितनी भी अवैध अनुदान थे, अवैध जागीरें थी, उन सबको जब्त कर लिया। इसके अलावा संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका लौटाने को कहा था। अब ये 5 लाख टंका थे कौन से? तो जो खुसरो शाह था, जो मतलब इससे पीछे जो वंश था खिलजी वंश, उसका जो अंतिम शासक था खुसरो शाह, उसने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया को, जब वो शासक बना था तो उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका भेंट किए थे। जब ये शासक बनता है तो जो निजामुद्दीन औलिया थे उनसे ये 5 लाख टका जो थे वो वापस लौटाने को कहता है, लेकिन उनके मना करने पर दोनों के मध्य विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफी उनसे चिढ़ता था। इसके लिए उन्होंने जो उसके लिए क्या किया था, इसने उनसे कहा था कि तुम दिल्ली छोड़ दो, यानी कि निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि आप दिल्ली छोड़ दो। उसके बाद जवाब में जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने कहा कि हुनूजे दिल्ली दूरस्ता की, अभी दिल्ली दूर है। आगे सैनिकों के प्रति जो उसका स्नेह था माता पिता से अधिक था, ऐसा बर्नी कहता है, यानी कि अपने सैनिकों से काफी लगाव रखता था। उसने चेहरा, हुलिया तथा घोड़ों को दागने की प्रथा का कठोरता से पालन किया था। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने चेहरा, हुलिया तथा घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की थी, लेकिन उसको कठोरता से पालन करने वाला गियासुद्दीन तुगलक था। इसके अलावा मुक्ता एवं बली के द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को भी इसने समाप्त किया था। अब क्या था, जो मुक्ता और बली अधिकारी होते थे, जब वो सैनिकों को वेतन देते थे तो उससे कुछ कमीशन काट लेते थे। तो उस इसके अलावा मुक्ता एवं बली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को भी इसने समाप्त किया था। क्या था कि जो मुक्ता और बली अधिकारी होते थे वो जब सैनिकों को वेतन देते थे तो उनके वेतन से कुछ कमीशन काट लेते थे, जिससे सैनिकों को कम वेतन मिलता था। तो इसने उस प्रथा को समाप्त किया और साथ ही साथ स्वयं सैनिकों के जो वेतन रजिस्टर थे उनकी जांचें आरंभ की। इसके बाद सल्तनत काल में अगर यातायात व्यवस्था और डाक व्यवस्था की बात करें तो सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली को पूर्ण रूप व्यवस्थित करने का जो श्रेय था वो गियासुद्दीन तुगलक को ही दिया जाता है। डाक शीघ्र पहुंचाने के लिए उसने हर 3/4 मील पर डाक लाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति भी की थी। इसके बाद डाक विभाग क्या था, डाक विभाग बरीद मुमालिक के अधीन था और डाक व्यवस्था की जो कार्यकुशलता का पूरा विस्तृत विवरण दिया है वो इब्न बतूता ने दिया है। ये जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी डाक व्यवस्था का विवरण किसने दिया है, तो वो इब्न बतूता ने दिया है, जो कि क्या था, मोरक्को का निवासी था, जो कि पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। इसके अलावा कृषि हेतु नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला शासक था और जो सर्वाधिक निर्माण करता है सिंचाई के लिए वो इसी के बाद जो इसी के वंश में जो शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक वो करता है। इसके अलावा निर्धनों की सहायता का आयोजन भी इसने किया। निर्धनों की सहायता करता था। निर्धनों की सहायता कैसे कि जो निर्धन कन्याएं होती थी या खिलजी कन्याएं होती थी उनके विवाह की व्यवस्था ये करता था। फिर क्या था, अलाउद्दीन की नीति के विपरीत उसने मसाहत और बिस्वा को रद्द करके उसके स्थान पर हुक्म हासिल या गल्ला बटाई के नियम को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियम लागू किए थे मसाहत और बिस्वा के, उनको इसने रद्द कर दिया, उसकी जगह पर हुक्म हासिल और गल्ला बटाई को चालू कर दिया था। इसके अलावा लगान वसूलने के लिए उसने पुरानी जो व्यवस्था थी, जो अलाउद्दीन के टाइम पर ये खुद मुकद्दम चौधरी मतलब इनको उनके पद से हटा दिया गया था और सरकारी अधिकारी राजस्व वसूलने के लिए नियुक्त किए गए थे, तो इसने वापस से पुरानी व्यवस्था को लागू किया और जो उनके अधिकार थे वो उनको पुनः बहाल कर दिया। आगे देखते हैं, भूमि कर बढ़ाने का सर्वोत्तम मार्ग कृषि का प्रसार है, मांग की वृद्धि नहीं। मतलब इसका मानना था कि भूमि कर तभी बढ़ाया जा सकता है जब खेती में बढ़ोतरी हो, मतलब जब खेती में बढ़ोतरी होगी, इनकम बढ़ेगी, तभी तो हम टैक्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कि अगर राज्य को पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो वो टैक्स बढ़ाने का कोई उचित रीजन नहीं हो सकता। तो ये यही कहता था कि भूमि कर बढ़ाने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो कृषि का प्रसार है, मांग की वृद्धि नहीं। ये गियासुद्दीन तुगलक का कथन है। उसके शासनकाल में कृषि भूमि में विस्तार हुआ, यानी कि टैक्स बढ़ाने के लिए उन्हें कृषि भूमि में विस्तार किया। इसके अलावा लगान वसूली के लिए उसने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने नियम बनाया कि किसी भी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 से 1/11 यानी कि इससे ज्यादा वृद्धि नहीं की जाएगी। उसका जो पहला सैन्य अभियान था वो तेलंगाना के विरुद्ध था और वह पहला शासक था जिसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। यानी कि अब तक जितने भी शासक हुए थे वो दिल्ली सल्तनत से नीचे मतलब जो दक्षिण वाला एरिया था उस पर आक्रमण तो करते थे, वहां से जो भी धन दौलत मिलती थी वो उनको ले लेते थे। इसके अलावा वहां से टैक्स वसूलने का कार्य कर लेते थे, यानी कि टैक्स ले लेते थे
लेकिन उसको अपनी सल्तनत में मिलाया नहीं था। तो ये पहला शासक था जिसने दक्षिण को अपनी सल्तनत में मिलाया। इसके अलावा इसका जो दूसरा अभियान था वो जाजनगर उड़ीसा में था, जो 1324 ईस्वी में होता है। और यहाँ से क्या राजमुंद्री से इसको एक अभिलेख की, जो राजमुंद्री में एक अभिलेख है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो उसका दूसरा अभियान था 1324 ईस्वी में वो जाजनगर उड़ीसा पर था। उसके कार्यकाल में क्या था, जो मंगोल थे, मंगोलों में जो शेर मुगल था उसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। आपको पता है मंगोलों का जो पहला आक्रमण था वो इल्तुतमिश के समय पर होता है और सर्वाधिक जो आक्रमण थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर होते हैं। तो इसके कार्यकाल में जो आक्रमण हुआ मंगोलों का वो शेर मुगल के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल का अभियान था और इसी अभियान से लौटते समय उसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था। मतलब जब वो लौट के आ रहा था तो इसने उनको धमकी दी थी कि मेरे आने से पहले ही आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा तिरहुत पर इसने 1324 ईस्वी में आक्रमण किया, 1324-25 में, और बंगाल से आते समय किया था। कि जब ये बंगाल से आते समय लौट रहा था तभी इसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा और उसी टाइम पे इसने तिरहुत पर आक्रमण भी किया था। पहला अवसर था जब तुर्की सत्ता उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गई थी, यानी कि इसके टाइम पे पहला ऐसा अवसर आया था कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो पूरा उत्तरी बिहार तक फैल चुकी थी। इसके अलावा अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो लौटते समय, जब ये बंगाल से लौट रहा था, लौटते समय दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया था। उस महल के अंदर ये विश्राम करने के लिए रुके थे और वहां पर जो महल गिरा तो उस महल गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अब क्या था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण उसका पुत्र जोना खां था, यानी कि जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक था क्योंकि उसने ही वह महल बनवाया था। ऐसा कौन मानता है? ऐसा इब्न बतूता मांगता है और साथ ही साथ बदायूं ने भी यही माना। जो ये बदायूं है वो अकबर के टाइम का शासक, वो सॉरी लेखक है। तो इन दोनों ने यही माना है। इसके अलावा एक दुर्घटना इसे मानते हैं, यानी कि जो भी एक चीज हुई उसको दुर्घटना मानने वाले कौन है? तो बरनी, इसामी तथा फरिश्ता इसे दुर्घटना मानते हैं कि भाई उसके पुत्र ने उसके लिए एक महल बनवाया था और वो महल गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि उसके पुत्र का उसको मारने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा मलफूजात यानी कि जो सूफी साहित्य है जिसको मलफूजात कहते हैं, उसके अनुसार गयासुद्दीन की जो मृत्यु थी वो औलिया को परेशान करने के कारण हुई थी, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत थे और उसने क्या किया था? संत को परेशान किया था। तो संत मतलब उनका मानना है, जो सूफी साहित्य है उनका मानना है कि उसकी मृत्यु इसी वजह से हुई क्योंकि उसने औलिया को परेशान किया था। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद एक नगर बसाया था। साथ ही साथ वहां पर एक दुर्ग का निर्माण भी कराया जिसकी जो दीवारें थी वो पिरामिड की भांति झुकी हुई हैं। आगे जो उसका मकबरा है उसके मकबरे में आमलक और कलश का प्रयोग किया गया है। आगे देखें तो गोलाकार एवं उल्टे कटोरे जैसी छत का निर्माण भी उसके मकबरे में किया गया है। तुगलक शैली का प्रारंभ उसके मकबरे के निर्माण से ही माना जाता है। तुगलक स्थापत्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो ढलानदार दीवारें, ऊंचाई पर निर्माण, विशालता का आभास, लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित जो पूरा निर्माण है, जो स्थापत्य है, वो इस काल की विशेषताएं रही हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर की शुरुआत की थी। तो इस तरह हमने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह तुगलक वंश की स्थापना की और क्या क्या उसके प्रशासनिक सुधार हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसका पुत्र था जोना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है, वो कैसे शासक बना और उसने कौन कौन सी अपनी योजनाएं थी जिसके लिए वो काफी विवादित या काफी चर्चित रहा या काफी फेमस है उन चीजों के लिए। तो उसे देखेंगे। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।